नेग्लिजेंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि नेग्लिजेंस जो होती है इसके लुग़वी माने जो है, इसका लिटरल मीनिंग जो है दैट इज़ केयरलेसनेस। ठीक है, जब एक इंसान लापरवाही से कोई काम करता है तो हम कह सकते हैं कि ये काम इसने नेग्लिजेंटली किया या केयरलेसली किया। लेकिन लीगल यूजेज में, लॉ में इस नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि जब एक इंसान स्टैंडर्ड ऑफ केयर को ऑब्जर्व ना करे, कोई काम करते वक्त जिस स्टैंडर्ड ऑफ केयर को उसे ऑब्जर्व करना चाहिए था उस स्टैंडर्ड ऑफ केयर को वो ऑब्जर्व नहीं करता है। ठीक है, अब अगर ये नहीं होता, कोई रीजनेबल मैन होता, अगर मैं कोई एक्ट करता हूं, अब आपको देखना है, लॉ को देखना है कि मैंने ये काम नेग्लिजेंटली किया या नहीं किया। इसके लिए टेस्ट ये है कि लॉ हमेशा ये देखता है कि अगर ये नहीं होता, करने वाला कोई और होता, रीजनेबल मैन होता। आपको समझ में आ गया? वो रीजनेबल मैन वो काम ऐसे नहीं करता, अगरचे ये काम करने के लिए उसे लीगल ड्यूटी नहीं भी होती। समझ में आ गया? उसकी लीगल ड्यूटी नहीं थी। लॉ उसे नहीं बोलता है कि आपको ये काम ऐसे करना था, लेकिन उसका रीजन उसे कहता है कि आपको ये काम कैसे करना था। आपको समझ में आ गया? यह हमेशा टेस्ट होता है नेग्लिजेंस का। नेग्लिजेंस का मतलब यह होता है, फिर से मैं आपके लिए दोहराता हूं, नेग्लिजेंस का मतलब यह होता है कि जब कोई इंसान किसी स्टैंडर्ड ऑफ केयर को ऑब्जर्व करने में फेल होता है। कौन सा स्टैंडर्ड? वो स्टैंडर्ड किसका देखना है हमें? रीजनेबल मैन का। कि अगर ये नहीं होता, कोई रीजनेबल मैन होता, वो रीजनेबल मैन यही काम कैसे करता? अगर ये काम करने की इसकी लीगल ड्यूटी नहीं भी थी तब भी वो काम कैसे करता? उसका रीजन उसे क्या कहता? उसका रीजन उसे क्या कहता? कि आपको ये काम ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करना था। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे कोई बैंडसा है, बैंडसा में बैंडसा मास्टर होता है। आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो वहां पे वो उस मशीनरी को अरेंज करता है, सीसा जिसे कहते हैं, लितर कौशल पर। आपको समझ में आ गया? उससे ये लितर ऐसे रखना है। आपको समझ में आ गया? ये उसका कौन बताता है उसे कि आपको ये ऐसे रखना है? कौन बताता है उसे? उसका रीजन। आपको समझ में आ गया? उसका दिमाग उसे नहीं बताता। आपको समझ में आ गया? अब उसने टेढ़ी रखी। अगर ये नहीं होता, आकिब साहब होता, आकिब साहब रीजनेबल मैन है, वो ऐसे रखता? नहीं रखता। वो कैसे रखता? सीधी रखता। आपको समझ में आ गया? अगरचे इसकी लीगल ड्यूटी नहीं भी थी कि उसको ये ऐसे रखना था। आपको समझ में आ गया? लेकिन एक चीज ये याद रखो, अगर किसी इंसान की लीगल ड्यूटी नहीं होती है केयर करने की, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। आपको समझ में आ गया? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा उसके होते हैं जहां पे लॉ ने किसी इंसान पे कोई ड्यूटी इंपोज की है, और अगर उसने वो ड्यूटी नहीं निभाई, चूंकि ये खाली ड्यूटी नहीं होती है, क्या होती है? लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो किसी इंसान पे लॉ इंपोज करता है। अब अगर लॉ ने किसी इंसान पे ये लीगल ड्यूटी इंपोज नहीं की है कि आपको ये केयर करना चाहिए, ठीक है, और वो केयर करता भी नहीं है, क्या उसे सू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आपको समझ में आ गया? इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा उसके होते हैं जहां पे लॉ ने किसी इंसान पर कोई लीगल ड्यूटी इंपोज की होती है लेकिन वो लीगल ड्यूटी को नहीं निभाता। आपको समझ में आ गया? इफ देयर इज नो लीगल ड्यूटी टू टेक केयर, लैक ऑफ केयर हैज नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। क्लियर हुआ? कि मैं फिर से बताऊं, अगर लॉ ने किसी इंसान पे लीगल ड्यूटी आयद नहीं की है केयर करने की, आपको समझ में आ गया? लॉ उसे नहीं बताता है कि आपको यह काम कैसे करना है। लॉ उसे यह नहीं कहता है कि आपको यह काम केयरफुली करना है। आपको समझ में आ गया? अब वो केयरफुली नहीं करता है, क्या उसने कोई जुर्म किया? क्यों? क्योंकि वो केयर करने की उसकी लीगल ड्यूटी नहीं थी। आपको समझ में आ गया? लेकिन नेग्लिजेंस में हमेशा यह देखा जाता है कि एक इंसान का एक्ट
नेग्लिजेंट एक्ट है या नहीं है। ठीक है, उसमें टेस्ट हमेशा ये होता है कि जब एक इंसान स्टैंडर्ड ऑफ केयर को ऑब्जर्व करने में फेल होता, लेकिन किसका स्टैंडर्ड ऑफ केयर? इस इंसान का नहीं, बल्कि किसी दूसरे रीजनेबल मैन का। ठीक है, वो दूसरा रीजनेबल मैन जो होता है, अगरचे उसकी लीगल ड्यूटी नहीं भी होगी केयर करने की, लेकिन वो केयर करता है, क्योंकि ही इज नॉट अ मैन, ही इज ए रीजनेबल मैन। उसका रीजन उसे कहता है कि आपको ये काम कैसे करना है। आपको समझ में आ गया? अभी नेग्लिजेंस जो है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, इट इज द मदर ऑफ मनी हार्म्स। इट इज द मदर ऑफ मनी हार्म्स। जब भी कोई इंसान कोई एक्ट नेग्लिजेंटली करता है, लापरवाही से करता है, इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपको समझ में आ गया? ठीक है, क्यों? क्योंकि एक इंसान कोई काम करते वक्त प्रिकॉशंस को ऑब्जर्व नहीं करता, उसे जिस एहतियात को बरतना था उस एहतियात को वो नहीं बरतता है, इससे बहुत सारे हार्म्स हो सकते हैं। हार्म्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आपको समझ में आ गया? ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई काम केयरफुली करना था लेकिन मैं नेग्लिजेंटली करता हूं, ठीक है, अब यही बैंडसा की मिसाल आप ले लीजिए। मैं बैंडसा की मशीनरी अरेंज करने में नेग्लिजेंट होता हूं, अब बेचारा जो बैंडसा चलाता है उसका हाथ भी कट सकता है, वो इंजर हो सकता है या वो मर भी सकता है। आपको समझ में आ गया? अब नेग्लिजेंस जो है इसके 3 एसेंशियल्स। जब भी कोई इंसान यानी कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के खिलाफ नेग्लिजेंट का केस करता है, नेग्लिजेंट का स्यू करता है कोर्ट में, तो प्लेंटिफ को ये नेग्लिजेंस साबित करने के लिए 3 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट में। अगर मैं आपके खिलाफ नेग्लिजेंस का केस करता हूं तो ये नेग्लिजेंस साबित करने के लिए मुझे 3 चीजें कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी। पहला कि डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट की ड्यूटी थी, डिफेंडेंट की ड्यूटी थी। कौन सी ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी? केयर करने की ड्यूटी। आपको समझ में आ गया? और ये ड्यूटी किसके लिए थी? प्लेंटिफ के लिए। आपको समझ में आ गया? मैं अगर आपके खिलाफ कोर्ट में केस करता हूं नेग्लिजेंस का, पहली चीज जो मुझे कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी कि वो ये है कि जैसा भी इंसान जो है इसकी ड्यूटी ऑफ केयर थी, लॉ ने उस पर एक जिम्मेदारी आयद की थी, एक ड्यूटी आयद की थी। वो ड्यूटी कौन सी ड्यूटी थी? केयर करने की ड्यूटी। और वो ड्यूटी किसके लिए थी? मेरे लिए ही थी। आपको समझ में आ गया? ये पहली चीज प्लेंटिफ को साबित करनी पड़ेगी, दैट द डिफेंडेंट ओव्ड अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। दूसरा, प्लेंटिफ ने उस ड्यूटी को नहीं निभाया। जब लॉ ने किसी इंसान पे कोई ड्यूटी आयद की है, अगर वो उस ड्यूटी को नहीं निभाता है तो हम कहते हैं कि इसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया। आपको समझ में आ गया? पहली चीज जो मुझे प्रूव करनी पड़ेगी, जैसा लॉ ने इस इंसान पे ड्यूटी इंपोज की थी केयर करने की, और वो ड्यूटी मेरे लिए ही थी। दूसरा इंग्रेडिएंट है कि जैसा जो ड्यूटी लॉ ने इस पे इंपोज की है, उसने उस ड्यूटी को नहीं निभाया, उसने इस ड्यूटी का ब्रीच किया, दैट द डिफेंडेंट मेड ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तीसरा इंग्रेडिएंट ये है, तीसरा एसेंशियल ये है कि जैसा जब इसने ड्यूटी को नहीं निभाया, इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, मुझे डैमेज हुआ। आपको समझ में आ गया? किसकी वजह से डैमेज हुआ? किसकी वजह से? इसकी ड्यूटी ना निभाने की वजह से। जो ड्यूटी लॉ ने इस पे इंपोज की थी, क्योंकि उसने उस ड्यूटी का ब्रीच किया, उसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया। ठीक है, द प्लेंटिफ सफर्ड डैमेज एज अ कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ। ठीक है, सबसे पहले हम पहला इंग्रेडिएंट डिस्कस करेंगे। पहला इंग्रेडिएंट क्या है? ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स होम प्लेंटिफ। ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ। ये ड्यूटी जब मैं बोलूं, इट मीन्स अ लीगल ड्यूटी। व्हेन आई से ड्यूटी, इट मीन्स अ लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो ड्यूटी एक इंसान पे लॉ ने इंपोज की होती है। आपको समझ में आ गया? मॉरल ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी, सोशल ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी, ठीक है, दीज आर नॉट एक्शनेबल, दीज आर नॉट एक्शनेबल। मिसाल के तौर पे मॉरल ड्यूटी की मिसाल मैंने आपको इससे पहले भी दी थी कि नदी में एक बच्चा डूब रहा है, मुझ में सलाहियत है, मुझ में ताकत है कि मैं उस बच्चे को
बचाऊं, लेकिन मैं नहीं बचा रहा क्योंकि ये ड्यूटी, मुझे लॉ नहीं कहता है कि आपको इस बच्चे को बचाना चाहिए था। अगर मैं ना भी बचाऊं, ठीक है, मुझे मेरे खिलाफ सू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये लीगल ड्यूटी नहीं है, ये क्या है? मॉरल ड्यूटी। आपको समझ में आ गया? ठीक है, कि इसलिए एक्शनेबल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट ए लीगल ड्यूटी। आपको समझ में आ गया? इसी तरह से रिलीजियस ड्यूटी, मेरी रिलीजियस ड्यूटी ये है कि मैं नमाज पढ़ूं वगैरह वगैरह वगैरह, मैं नहीं करता हूं, क्या मेरे खिलाफ सू किया जा सकता है? व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट ए लीगल ड्यूटी, इट इज ए रिलीजियस ड्यूटी और स्पिरिचुअल ड्यूटी। आपको समझ में आ गया? पहली चीज जो प्लेंटिफ को प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट में वो ये है कि जैसा ये डिफेंडेंट जो है, लॉ ने उस पर एक स्पेसिफिक लीगल ड्यूटी आयद की थी, इंपोज की थी, ठीक है, जिसका इसने क्या किया? ब्रीच किया। आपको समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन कोई जनरल रूल नहीं है जिससे हम इस ड्यूटी को डिफाइन कर सकें। यह केस टू केस डिपेंड करता है, ये फैक्ट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करता है कि क्या इस सिचुएशन में, इस केस में डिफेंडेंट की ड्यूटी थी या नहीं थी। ये कैसे पता चलेगा? फैक्ट्स ऑफ द केस से। आपको समझ में आ गया? क्योंकि इस ड्यूटी को लॉ ने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, डॉन वर्सेस स्टीवेंसन, डॉनॉफ वर्सेस स्टीवेंसन। अगर आपको ये केस याद होगा, ये नेग्लिजेंस का केस है। इस केस में एक इंसान जो था उसने एक जिंगर बियर की बोतल परचेज की एक रिटेलर से, ठीक है, किसके लिए? अपनी लेडी फ्रेंड के लिए, क्योंकि किसकी लेडी फ्रेंड साथ थी, उसके लिए उसने ऑर्डर किया क्या? जिंगर बियर की बोतल। ठीक है, अब जब उस बोतल में जो कंटेंट्स थे, क्योंकि बियर थी, ठीक है, वो उसने टम्बलर में डाल दी, टम्बलर शीशे का गिलास, ठीक है, और उसकी लेडी फ्रेंड जो थी उसने कंज्यूम किया, उसने पिया। ठीक है, लेकिन ये जो बोतल थी वो ओपेक थी। क्या थी? ओपेक। ओपेक उसको कहते हैं जिससे हमें नजर नहीं पड़ी। ठीक है, वो आपने देखा होगा कुछ बोतलें ऐसी होती है हमें नहीं पता होता है कि इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, अब इसमें से एक डिकम्पोज्ड स्नेल निकली। डिकम्पोज्ड मीन्स जो सड़ी हुई स्नेल। ठीक है, अब इसकी वजह से ये जो अपीलेंट थी जिसने अपील की कोर्ट में, शी सफर्ड सीरियसली, क्योंकि इसने क्या कंज्यूम किया? उसने क्या कंज्यूम किया? वो बियर जिसमें क्या थी? डिकम्पोज्ड स्नेल थी। आपको समझ में आ गया? और उसकी वजह से वो बीमार पड़ी। क्लियर हुआ? और उसने मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, जिसने इस बियर को मैन्युफैक्चर किया था, बनाया था, उसके खिलाफ उसने स्यू किया। किस चीज का? किसका? नेग्लिजेंस का। आपको समझ में आ गया? अब जब कोर्ट में ट्रायल चली, कोर्ट में मैन्युफैक्चरर ने, क्योंकि मैन्युफैक्चरर यहां पे कौन है? डिफेंडेंट, क्योंकि डिफेंड करना है उसको, मैन्युफैक्चरर को, जिसने बोतल बनाई थी, जिसने बियर बनाई थी। उसने अपने डिफेंस में यह कहा कि मेरी कोई ड्यूटी नहीं थी इसके लिए। आपको समझ में आ गया? नेग्लिजेंस के लिए प्लेंटिफ को पहली चीज क्या साबित करनी होती है? दैट द डिफेंडेंट ओव्ड अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ। आपको समझ में आ गया? तो उसने कहा कि जैसा मेरी इस प्लेंटिफ के लिए कोई ड्यूटी बनती ही नहीं थी। आपको समझ में आ गया? लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा, क्योंकि वो केस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चल रहा था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह हेल्ड किया कि मैन्युफैक्चरर जो है उसकी ड्यूटी ऑफ केयर थी। उसकी ड्यूटी ऑफ केयर थी किसके लिए? प्लेंटिफ के लिए। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है तो वहां पे उस मैन्युफैक्चरर को कॉशियस रहना पड़ेगा, एहतियात बरतना पड़ेगा, मोहतात रहना पड़ेगा कि जिस चीज को मैं बना रहा हूं, जिस चीज को मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, क्या इसमें कोई ऑब्नॉक्शियस मटेरियल तो नहीं। ऑब्नॉक्शियस मीन्स नुकसानदेह। आपको समझ में आ गया? ठीक है, और अगर उसने इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया, उसने इस कॉशन को ऑब्जर्व नहीं किया, उसने एहतियात नहीं बरता, तो उसने क्या किया? क्या किया? ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स पहले डिफेंस में वो मैन्युफैक्चरर फेल हुआ। उन्होंने क्या अपने डिफेंस में कहा था कि हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, किसके लिए?
प्लांटिफ के लिए, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने क्या हैंडल किया, इसकी ड्यूटी थी, क्योंकि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है तो उसकी ड्यूटी बन जाती है, ये इसकी लीगल ड्यूटी है कि वो ये चेक करे कि क्या ये मटेरियल ऑब्नॉक्शियस तो नहीं है, ठीक है, इंजूरियस तो नहीं। दूसरे डिफेंस में मैन्युफैक्चरर ने ये कहा कि ये डिफेंडेंट जो है, सॉरी ये प्लांटिफ जो है, ही वॉज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, ही वॉज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको कहा था a stranger to a contract cannot sue. What is that principle called as? Privity of contract. Privity of contract means जब दो इंसान आपस में कोई कंट्रैक्ट करते हैं और उनमें से एक पार्टी ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट करता है, तो उसे sue कौन कर सकता है? दूसरी कंट्रैक्टिंग पार्टी, जो इंजर्ड पार्टी। आपको समझ में आ गया? तीसरी पार्टी, थर्ड पर्सन, जिसको उस कंट्रैक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो इसके खिलाफ स्यू नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ही इज ए स्ट्रेंजर टू ए कंट्रैक्ट, ठीक है। ए एंड बी, दीज आर टू कंट्रैक्टिंग पार्टीज, कंट्रैक्ट इनके बीच में है। अब बी फॉर एग्जांपल ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट करता है, इस ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट के लिए इसे स्यू कौन कर सकता है? ए। आपको समझ में आ गया? सी नहीं कर सकता, बिकॉज सी इज ए स्ट्रेंजर टू ए कंट्रैक्ट। इस प्रिंसिपल को हम लॉ की भाषा में प्रिविटी ऑफ कंट्रैक्ट कहते हैं। यही डिफेंस मैन्युफैक्चरर ने अपने डिफेंस में कहा। क्या कहा? कि प्लांटिफ जो है, जिसने ये सफर किया, जिसने ये बियर पी, ठीक है, ही वॉज ए स्ट्रेंजर टू ए कंट्रैक्ट, ही वॉज ए स्ट्रेंजर टू ए कंट्रैक्ट। मेरा उसके साथ कोई कंट्रैक्ट नहीं है, थर्ड पार्टी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, स्ट्रेंजर है, ये मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, दिस एक्शन इज नॉट मेंटेनेबल। क्यों? इससे पहले यही कंसेप्ट आया था। कौन सा कंसेप्ट? प्रिविटी ऑफ कंट्रैक्ट का कंसेप्ट। आपको समझ में आ गया? प्रिविटी ऑफ कंट्रैक्ट में आपको फिर से दोहराता हूं, इस प्रिविटी ऑफ कंट्रैक्ट का इफेक्ट यह है कि अगर ए ने कोई कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ली अपने ऊपर बी के लिए, आपको समझ में आ गया, और उसके बाद ये ए इस कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को नहीं निभा रहा, आपको समझ में आ गया, और उसमें अगर उसने कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को नहीं निभाया, उसने ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट किया, तो उसके खिलाफ खाली सू कौन कर सकता है? दूसरी कंट्रैक्टिंग पार्टी, दूसरी कंट्रैक्टिंग पार्टी। आपको समझ में आ गया? जिसको इसके इस कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ना निभाने की वजह से नुकसान हुआ, इंजोर हुआ। आपको समझ में आ गया? और यहां पे मेरे खिलाफ केस कौन करता है? सी। आपको समझ में आ गया? क्योंकि यहां पे केस जो था, इंजोर कौन हुआ था? इंजोर कौन हुआ था? इंजोर हुआ था उसकी लेडी फ्रेंड। आपको समझ में आ गया? लेकिन अपेलेंट कौन था? उसका बॉयफ्रेंड। आपको समझ में आ गया? तो मैन्युफैक्चरर ने क्या कहा कि मेरा इसके साथ कोई लेना देना, मेरा इसके साथ कंट्रैक्ट ही नहीं है, मेरा इसके लेडी फ्रेंड के साथ कंट्रैक्ट। ये लड़का जो है, ये बॉयफ्रेंड जो है उसका, ही इज ए स्ट्रेंजर टू ए कंट्रैक्ट। आपको समझ में आ गया? लेकिन इससे पहले एक और केस आया था। किस केस का नाम है? विंटरबॉटम वर्सेस राइट। विंटरबॉटम वर्सेस राइट। विंटरबॉटम वर्सेस राइट में लॉर्ड एबिंगर ने कहा था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है। लॉर्ड एबिंगर ने कहा कि जब भी कोई इंसान टॉर्ट के लिए दूसरे के इंसान के खिलाफ सू करता है, लेकिन किसके लिए? टॉर्ट के। आपको समझ में आ गया? अगर मैंने टॉर्ट किया है और उस टॉर्ट के लिए मुझे आप में से कोई सू करता है, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रैक्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रैक्ट। यहां पे जरूरी नहीं है कि दो इंसानों के बीच में कंट्रैक्ट हो। आपको समझ में आ गया? यहां पे क्या है? नेग्लिजेंस क्या है? व्हाट इज नेग्लिजेंस? इट्स अ टॉर्ट। नेग्लिजेंस इज ए टॉर्ट। आपको समझ में आ गया? तो यहां पे उसने क्या कहा? क्या कहा लॉर्ड एबिंगर ने? कि जब भी एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ टॉर्ट के लिए सू करता है, उसमें यह जरूरी नहीं है कि उन दो इंसानों के बीच में कंट्रैक्ट हो। आपको समझ में आ गया? एन एक्शन फॉर टॉर्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंट्रैक्ट। आपको समझ में आ गया? लेकिन डोनो वर्सेस स्टीवेंसन में इस चीज को साइडलाइन किया गया। लॉर्ड एबिंगर ने, चूंकि पहले विंटरबॉटम वर्सेस राइट आया था, उसके बाद डोनो वर्सेस स्टीवेंसन आया। मैंने भी आपको कहा डोनो वर्सेस स्टीवेंसन से पहले एक केस आया था।
इस केस में क्या हेल्ड किया गया कि जब भी एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ टॉर्ट के लिए सू करता है, इट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जरूरी नहीं है कि दो इंसानों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो। आपको समझ में आ गया? लेकिन ये जो फैलेसी है, इस केस की जो फैलेसी है, दैट वाज डन अवे, उसको साइडलाइन किया गया। किस केस ने उसको साइडलाइन किया? डॉनॉफ वर्सेस स्टीवेंसन ने। आपको समझ में आ गया? और ये इस चीज को अलाउ किया कि कंज्यूमर ऑफ ड्रिंक, जहां पे कंज्यूम किसने किया था? इसके लेडी फ्रेंड। आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पे ये देखा जाएगा कि दो इंसानों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। क्योंकि मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मुझे ये चीज दो, मैं आपको क्या देता हूं? आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ किनसे पढ़ा है? इनविटेशन टू ऑफर आपने पढ़ा है? मैं पुलवामा मार्केट से चल रहा हूं, वहां पे एक रेडीमेड वाला है, उसके शर्ट्स बाहर से लटके हुए हैं, पैंट्स बाहर से लटके हुए हैं। वो मुझे तो नहीं कहता है कि आप मुझसे पैंट लो, कहता है मुझसे, लेकिन उसका चीजों को बाहर रखना क्या करता है? मुझे इनवाइट करता है। क्या करता है? इनवाइट करता है कि आप मुझसे ये चीज लो, क्योंकि वो एक्सप्रेसली मुझे ये बात नहीं कहता। आपको समझ में आ गया? दिस इज नॉट ऑफर, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ना है। आपको समझ में आ गया? यहां पे दो इंसानों के बीच में, क्योंकि एक ने मैन्युफैक्चरर क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है। दैट मीन्स वो लोगों को क्या करता है? इनवाइट करता है कि मैं जिस चीज को मैन्युफैक्चर करता हूं, आप इस मेरी बनाई हुई चीज को क्या करो? कंज्यूम करो। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने आपसे वो चीज ली और बाद में कंज्यूम भी की। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उस केस में क्या कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं, लेकिन यहां पे कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। आपको समझ में आ गया? दूसरा केस है जौहरी लाल वर्सेस पीसीएच रेड्डी। जौहरी लाल वर्सेस पीसीएच रेड्डी। इस केस में जो डिफेंडेंट था, दैट वाज द ड्राइवर ऑफ ए ट्रक। केस किसके खिलाफ हुआ? यहां पे ड्राइवर के खिलाफ। ड्राइवर किसका था? ट्रक का। ठीक है, क्योंकि इसने एक इंसान को अलाउ किया था अपने दाएं साइड बैठने के लिए, बाएं साइड बैठने के लिए। आपको समझ में आ गया? अब कोई भी इंसान बाएं साइड से किसी भी दूसरे इंसान को नहीं बिठा सकता है। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि उससे क्या होता है? उसका जो व्यू होता है, पीछे कौन आ रहा है, ठीक है, उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है, वो नहीं देख पाता है। आपको समझ में आ गया? इसलिए जब भी कोई इंसान ऐसे करता है, बेसा या दर्शन की, ठीक है, इट इज ए रॉन्ग, इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 83 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट। कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा ही किया था। अब इसकी वजह से इसका विजन जो है उसमें एक रुकावट पैदा होगी इस इंसान के बैठने की वजह से। ये नहीं देख पा रहा था कि पीछे से कौन आ रहा है। आपको समझ में आ गया? और उसने एक स्कूटर वाले को नहीं देखा दाएं साइड से। आपको समझ में आ गया? तो इसकी वजह से वो स्कूटर वाला जो है वो ओवरटर्न हो गया और उसकी वजह से उसे नुकसान हुआ, इंजोर हुआ, ठीक है, और उसने इसके खिलाफ केस किया। तो कोर्ट ने कहा कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को अलाउ नहीं कर सकता है कि वो बाएं साइड से बैठे। आपको समझ में आ गया? और कहा कि ये ड्राइवर जो है ही इज ए नेग्लिजेंट पर्सन, ही इज ए नेग्लिजेंट पर्सन। व्हाई? आप तीनों इंग्रेडिएंट्स यहां पे देखिए। ड्राइवर की जिम्मेदारी क्या थी? ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी थी इसकी? केयर करने की ड्यूटी। किसके लिए? प्लेंटिफ कौन है यहां पे? स्कूटर वाला। ड्यूटी थी कि नहीं थी? उसने अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया, क्योंकि उसने किसी को यहां से बिठाया, उसने अपनी ड्यूटी को क्या किया? ब्रीच किया। इसकी वजह से क्या हुआ? नुकसान हुआ। किसको? प्लेंटिफ को। प्लेंटिफ कौन है? स्कूटर वाला, ठीक है।